हेलो एल्स, चैप्टर 5 थेरेपेटिक अप्रोचेस में हमने बिहेवियर थेरेपी ऑफ अप्रोच, साइकोथेरेपी अप्रोच हमने समझा। जब हम थेरेपी की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो सेकंड पार्ट ऑफ थेरेपी आता है कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव जो वर्ड है, ये असल में बनता कैसे है? इट्स ऑल अपब्रिंगिंग। सो एनवायरमेंट, बचपन से लेकर आज तक आपके आसपास जितने भी इवेंट्स हुए हैं, जो एनवायरमेंट आपको मिला है, जो आपके टीचर्स ने, आपके दोस्तों ने, आपके पेरेंट्स ने आपसे बात की है, दैट इज व्हाट क्रिएट्स अ कॉग्निटिव थिंकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। अब अगर आप समझो कि अगर एनवायरनमेंट चेंज होगा तो उस बंदे की कॉग्निशन भी चेंज होगी, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई जो पंजाब में बिलोंग करता है, वो उसका नेचर, उसका बिहेवियर, उसकी थिंकिंग प्रोसेस कंप्लीटली डिफरेंट होती है रादर देन समवन हु इज बोर्न इन साउथ, राइट? सिमिलरली आप एक ही सिटी में जितने लोग रहते हैं, सबकी कॉग्निशन में, सबकी सोच समझ में डिफरेंसेस होते हैं। सिमिलरली अगर एक बहुत जनरल सा एग्जांपल हम देखें, तो एक बनिया का बच्चा और एक पंडित का बच्चा, दोनों की कॉग्निशन में, दोनों की सोच समझ, दुनिया को देखने का नजरिया, बिजनेस को देखने का नजरिया कंप्लीटली डिफरेंट होता है, एंड दिस इज व्हाट क्रिएट्स अ कॉग्निशन। नाउ जब हम कॉग्निटिव बिहेवियर या कॉग्निटिव थेरेपी की बात करते हैं, इसमें जो सबसे पहला एक सिस्टम दिया वो था एल्बर्ट एलिस का। एल्बर्ट एलिस ने यहां पर दिया हमें RET, रैशनल इमोटिव थेरेपी। अब जब हम कॉग्निशन की बात करते हैं, इसमें तीन चीज समझना बहुत जरूरी है। पहला एंटेसिडेंट इवेंट्स, दूसरा बिलीफ और तीसरा कॉन्सिक्वेंसेस। नाउ अगर हमें ये चीजें समझनी है तो पिछले एग्जांपल से भी, पिछली क्लास के एग्जांपल से भी आप समझ सकते हो, या एक नया एग्जांपल देखते हैं कि बिलीफ क्या होता है। बिलीफ इज समथिंग जो समय के साथ आपके अंदर डेवलप हुआ है, जिस चीज के भी बारे में आप मानते हो। आप अगर किसी रिलीजन को बिलोंग करते हो, जो रिलीजन आप मानते हो, उस रिलीजन की हर एक चीज, कि हमारे कास्ट में, हमारे रिलीजन में ऐसा होता है, हमारे रिलीजन में वैसा होता है, हम भगवान की पूजा करते हैं, और कुछ जो ईसा मसीह की पूजा करते हैं, कुछ जो मोहम्मद की पूजा करते हैं या नमाज करते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस एनवायरनमेंट पे रहे हो। आपका बिलीफ सिस्टम उस एनवायरनमेंट के हिसाब से, उस कल्चर के हिसाब से, उस रिलीजन के हिसाब से बनता चला जाता है। अब किसी भी बिलीफ के पीछे एक एंटीसीडेंट इवेंट होता है। एंटीसीडेंट इवेंट जो उस बिलीफ को ताजा करता है, ठीक है? तो जब हम किसी भी इमोशनल प्रॉब्लम को या कॉग्निटिव प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं, तो यहां पर वो बिलीफ जो है उसे हम इरेशनल बिलीफ्स के तौर पर देखते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर प्रॉब्लम है किसी की, साइकोमेट्रिक्स ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो वो एक बिलीफ के कारण है, राइट? अगर बिलीफ के कारण आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वो इरेशनल बिलीफ है, ठीक है? इरेशनल बिलीफ में जनरली हम ये देखते हैं कि जो बाउंड्री होती है वो मस्ट, शुड, ऑट टू, मतलब ऐसे शब्द यूज होते हैं यहां पर जहां पर करना ही है, यार मुझे ये चीज तो करनी पड़ेगी, आई मस्ट डू इट, आई शुड डू इट, आई ऑट टू डू इट, मतलब ये मेरा कर्तव्य है, मतलब ये अगर ये नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये इसकी बाउंड्री होती है जहां पर इरेशनल बिलीफ्स चालू होती है। जनरली हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे रिलीजियन प्रैक्टिसेस होते हैं जिसमें इरेशनल बिलीफ्स काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप, एक एग्जांपल मान लो, जो हम साउथ की मूवीज में देखते हैं कि एक विलन होता है, उसको बचपन से उसकी हर ख्वाहिशें पूरी करता है उसका पेरेंट, ठीक है? उसको जो चाहिए उसको तुरंत ला के देता है, चाहे वो खिलौने हो, चॉकलेट हो, या किसी को मारना हो, उसकी हर ख्वाहिशों को पूरा करता है और साथ में उसको सपोर्ट भी करता है उसका जो पेरेंट होता है। यही बच्चा उस बिलीफ सिस्टम के साथ आगे बढ़ता है कि मुझे जो चाहिए वो मेरा है, जो मैंने जिसकी तरफ देख लिया वो मेरी है, और मुझे वो चाहिए चाहिए, ठीक है? एंड दिस क्रिएट्स एन इरेशनल बिलीफ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो धीरे धीरे जाकर वो एक इरेशनल बिलीफ बन जाता है कि मुझे जो चाहिए वो तो चाहिए ही। नाउ अगर हम किसी भी कॉन्सिक्वेंस को, किसी प्रॉब्लम को समझेंगे, तो इसमें तीन चीजें होती हैं: एंटीसीडेंट इवेंट, इरेशनल बिलीफ और सी से कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब कि अगर कोई इरेशनल बिलीफ है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आई मस्ट बी लव्ड बाय एवरीवन, दिस इज योर बिलीफ, दिस माइट बी योर इरेशनल बिलीफ। इसका एक एंटीसीडेंट इवेंट होगा जब आपको ये चीज लगेगी। हमेशा तो नहीं लगेगी, दिन में 24 घंटे तो आप इस बिलीफ के साथ नहीं चल रहे हो, बट एक ऐसा इवेंट आया जब आप किसी को देख रहे हो कि उसको कोई मूवी देख रहे हो, आप रिलेशनशिप मूवी देख रहे हो, या आप कोई पेरेंट और बच्चे के बीच की केमिस्ट्री देख रहे हो मूवी में, एंड यू सडन स्टार्ट, आपको फील आना चालू होता है कि यार ऐसा रिलेशन ना मेरा भी होना चाहिए मेरे पेरेंट्स के साथ। दैट इज एन एंटीसीडेंट इवेंट, इरेशनल बिलीफ
इज कि आपको लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए, एंटेसीडेंट इवेंट जिस कारण से आपको ऐसा लग रहा है, एंड कॉन्सिक्वेंस जो इरेशनल बिलीफ के जस्ट बाद आता है कि जब आपको ये बिलीफ आया कि मेरे साथ भी ऐसा होना चाहिए, मेरे भी ऐसे रिलेशनशिप्स होने चाहिए, मेरे को भी ऐसा प्यार मिलना चाहिए था, उसके बाद आप क्या करते हो, दैट इज अ कॉन्सिक्वेंस। ठीक है। सो रैशनल इमोटिव थेरेपी में जनरली क्या किया जाता है कि पहले हम इरेशनल बिलीफ को समझते हैं कि इस बंदे के अंदर इरेशनल बिलीफ क्या है और वो कैसे पता करेंगे। सो वो पता करने का तरीका है क्वेश्चनिंग। अ राइट सेट ऑफ क्वेश्चनर्स, अ राइट सेट ऑफ इंटरव्यूज आपको फाइंड आउट करने में मदद करता है कि इस बंदे की जो कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम हो रही है, उसका इरेशनल बिलीफ क्या है। और उसके बाद जब हम थेरेपेटिक अप्रोचेस की बात करेंगे तो हम उसे एक डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग देंगे। तो हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, उस प्रॉब्लम का इरेशनल बिलीफ आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम उसको डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग करेंगे कि अच्छा, अगर आपको लगता है कि हर कोई वर्ल्ड में आपसे प्यार करना चाहिए तो क्यों, उसके पीछे का कारण क्या होगा, आपने ऐसा क्या किया है कि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, क्या आपको प्रैक्टिकली ऐसा लगता है कि हर कोई आपके हिसाब से चल सकता है। तो उसको डायरेक्टिव थिंकिंग की तरफ, उसको उसी को आंसर देने के लिए दिया जाता है, क्वेश्चनिंग उससे पूछी जाती है और लेट देम आंसर। दिस इज हाउ ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ 10 to 15 सेशंस धीरे धीरे जाकर ये चेंज होता है और इसे हम बोलते हैं रैशनल इमोटिव थेरेपी। दूसरा कॉग्निटिव थेरेपी दिया है एरन बेक ने, जिसे हम कोर स्कीमास के नाम देते हैं। कोर स्कीमास क्या होता है? कोर स्कीमास आर बेसिकली वो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो आपको आपके पेरेंट्स के थ्रू मिले हैं। तो धीरे धीरे ये आपकी बिलीफ सिस्टम में बैठ जाता है। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, नाउ दिस चाइल्डहुड एक्सपीरियंस कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव जो अल्टीमेटली नेगेटिव बन जाए। एग्जाम्पल, कैन बी पॉजिटिव मतलब कि आपका चाइल्डहुड ऐसा गया जहां पर आपको कंटिन्यू मोटिवेशन मिला है कि यार आपको ये करना है, आपको ये कर सकते हो, आप ये चीजें आपके लिए अच्छी हैं, राइट। नेगेटिव चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जहां पर आपको किसी को मारने की सलाह दी जा रही है, ठीक है, जबरदस्ती किसी से चीजें छीनने की सलाह दी जा रही है, जैसे फॉर एग्जांपल आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में पैदा हुए हो, ठीक है। और पॉजिटिव विच अल्टीमेटली बिकम्स नेगेटिव मतलब कि जहां पर एज अ पेरेंट आप बच्चे की हर ख्वाहिशें पूरी कर रहे हो। अब वो बच्चा कभी फेलियर देख नहीं रहा है लाइफ में, बट जिस दिन उसको फेलियर दिखेगा वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। सो आप अपने हिसाब से आपको लग रहा है कि आप पॉजिटिव कर रहे हो या आपके पेरेंट्स आपके लिए पॉजिटिव कर रहे हैं, बट आपको वो फ्यूचर के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस के लिए तैयार नहीं कर पा रहे हैं। सो तीन तरीके की ये चीजें होती हैं। नाउ जब हम कोर स्कीमास पे बात करते हैं तो जनरली हम नेगेटिव साइड को देख रहे हैं, जहां पर बच्चे को धुतकार मिलती है, जहां पर प्यार नहीं मिलता है, जहां पर उसको नेग्लेक्ट फील कराया जाता है, जहां पर उसको हमेशा ये बोला जाता है कि यार तुमसे ना हो पाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे बस की नहीं है, यार तुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता। धीरे धीरे वो बच्चा उस नेगेटिविटी को नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स में कन्वर्ट कर लेता है। नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स क्या होते हैं कि हर ऐसा कोई भी कंडीशन आएगा जहां पर उसको ऐसा लगेगा कि जहां पर कॉन्फिडेंस की कमी आएगी, वहां पर उसको ऐसा लगने लगेगा कि नहीं, दिस इज नॉट व्हाट आई एम नॉट वर्थ डूइंग दिस। तो ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी उसके अंदर आती जाएगी, दैट इज अ पार्ट। ठीक है। अब ये जो नेगेटिविटी आ रही है, ये धीरे धीरे उसके दिमाग में एक डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बना देगी। इसका मतलब कि अब ऐसा सिचुएशन या ऐसा समय आ जाएगा जब वो कुछ करना ही नहीं चाहेगा कि यार मुझसे गलती होती है, हर चीज मैं कर ही नहीं पाता, मेरे से कोई चीज सही से होती ही नहीं है, तो मैं क्यों करूं। डिसफंक्शनल, कुछ करने की इच्छा नहीं करनी, डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बना देगा उसके दिमाग में। Now this core schemas create a lot of problem in terms of cognitive challenges in any individual. अब क्योंकि ये नेगेटिविटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी कॉग्निशन पे इफेक्ट कर रही है, दिस इज द प्राइम कंसर्न एंड वन ऑफ द मेजर कंसर्न व्हिच लीड्स यू टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन। सो एंजाइटी और डिप्रेशन में ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कॉग्निटिव थेरेपी में। इसका सोल्यूशन जो वर्ल्ड वाइड यूज होता है उसे हम बोलते हैं सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। नाउ वी अंडरस्टैंड कि कॉग्निशन में प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ कोर स्कीमास के कारण नहीं होती, राइट। तो अगर नहीं होता है तो क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? सो पहला, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण से कॉग्निशन इफेक्ट कर रहा है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, या फिर सोशल रेम्स के प्रॉब्लम, मतलब इन्वायरमेंट से आपको कुछ प्रॉब्लम मिल रही है। सो बायोलॉजिकल मतलब आपका बॉडीली स्ट्रक्चर, साइकोलॉजिकल मतलब आपके दिमाग का स्ट्रक्चर, और सोशल रेम्स मतलब आपका एनवायरमेंट। तो हम क्या समझते हैं कि कोई भी कॉग्निटिव
प्रॉब्लम जो है वो इन तीनों के कारण होती है, इन तीनों के मिक्सअप से होती है। तो अगर हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सीबीटी में क्या कोशिश करते हैं कि जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको हम रिलैक्सेशन प्रोसेस या रिलैक्सेशन मेथड से रिजॉल्व कर दें। जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उसके लिए हम बिहेवियरल टेक्निक्स या कॉग्निटिव थेरेपीज यूज करते हैं। और जो सोशल रिम्स का प्रॉब्लम है या सोशल कंडीशन के कारण प्रॉब्लम है उसे हम एनवायरनमेंट चेंज करके कोशिश करते हैं कि यार आप कहीं और चल जाओ, दूसरे स्कूल में चल जाओ, अपने दोस्ती यारी चेंज कर दो, लोग चेंज कर दो जिनके साथ आपका उठना बैठना है। इस तरीके से इन्वायरमेंट को बदलने की कोशिश की जाती है। तो ये 3 बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं और इन तीनों का यूटिलाइजेशन साथ में किया जाता है जिसे हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इन टर्म्स ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी। सो दिस इज व्हाट कॉग्निटिव थेरेपी वाज। आई होप कि आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है, हिट दैट लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। नेक्स्ट वीडियो में विल टॉक अबाउट ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। तब तक के लिए बाय बाय।